अपने मोबाइल की स्क्रीन पर घर के लैंडलाइन का नंबर देखते ही वंदना ने झट से फोन उठाया। हेलो कहते ही उधर से मेड की आवाज सुनाई दी। दीदी, बाबूजी का बुखार बहुत बढ़ गया है। मैंने खाना खिलाकर दवा दे दी थी पर बुखार उतरा नहीं। मेड की बात सुनकर वंदना हड़बड़ा गई। फिर जल्दी जल्दी नवनीत को फोन किया। नवनीत, बाबूजी का बुखार कम नहीं हो रहा है, प्लीज आज तुम घर चले जाओ ना। आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मैं उसके बाद चली जाऊंगी। वैसे भी कई दिनों से घर जल्दी चली जा रही हूँ। वर्क प्लेस पर बुरा असर पड़ता है, सर को क्या जवाब दूंगी, वे भी नाराज हो सकते हैं। वंदना की बात सुनकर नवनीत झल्ला उठा। तुम्हें मालूम है, मैं एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मुझे ऑफिस में ज़्यादा समय देना है और तुम हो कि मुझे जल्दी निकलने को बोल रही हो। पूरी टीम को मैंने काम करने के लिए रोक रखा है, मैं कैसे चला जाऊँ? तुम्हें जैसे मैनेज करना है करो। इतना कहकर फोन काट दिया नवनीत ने। वंदना का गुस्सा एकदम से फूट पड़ा। सारा गुस्सा बड़बड़ाते हुए निकाल रही थी। तुम्हारा काम काम है और मेरा काम काम नहीं। हम औरतों का कैरियर मायने नहीं रखता। घर दफ्तर दोनों जगह हम ही सामान जैसे बिठाते हैं। तुम मर्दों की तो कोई जिम्मेदारी होती ही नहीं। और बड़बड़ाते हुए वंदना सिर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर में खुद को शांत कर अपने बॉस के केबिन में गई। उसे देखते ही सक्सेना साहब बोल उठे, आओ वंदना, मैं तुम्हें ही बुलाने जा रहा था। आज की तुम्हारी प्रेजेंटेशन काफ़ी मायने रखेगी। नया क्लाइंट है, उसे इम्प्रेस करना होगा, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। सॉरी सर, मैं अपनी प्रेजेंटेशन निशा को समझा दे रही हूँ, वह हैंडल कर लेगी। मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या वंदना, पिछले हफ्ते तो तुमने छुट्टी ली थी और आज फिर से? सक्सेना साहब के तेवर कड़े हो गए। सर प्लीज़, मेरी मजबूरी है। रुआंसी हो गई वंदना। देखो वंदना, तुम्हारी काबिलियत देखते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। मैं एक काबिल एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। लगातार कई दिनों से ऐसा चल रहा है, मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा? सर प्लीज़, मैं जल्दी ही कुछ सोचती हूँ। ओके, पर क्लाइंट नया है, तुम निशा को सारी डिटेल समझा कर जा सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कहते हुए वंदना केबिन से बाहर आई। निशा को सारी डिटेल समझाकर निकल ही रही थी कि कुछ पुरुष कलीग की आवाज़ कानों में पड़ी। यार, इन शादीशुदा औरतों को काम पर रखना ही नहीं चाहिए। इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी इतनी होती है कि दफ्तर के कामों पर ध्यान ही नहीं देती। हाँ यार, पर पुरुषों से मुकाबला करने के चक्करों में ये घर पर बैठती भी तो नहीं। उन सब की बातें सुनकर वंदना तिलमिला उठी। मन तो चाहा मुंह तोड़ जवाब दे, पर वक्त की नजाकत को समझते हुए जल्दी जल्दी घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सोचने लगी, पता नहीं बाबूजी को क्या हो गया, बुखार उतर ही नहीं रहा। लगता है किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। इस बार सारे ही टेस्ट करवा दूंगी, जिससे मैं भी निश्चिंत हो पाऊँ। जब माँ जी थी तो बाबूजी कितने स्वस्थ रहते थे। हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। हमेशा खुश रहने वाले बाबूजी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। पर माँ जी के जाने के बाद हमेशा चुप और बीमार रहने लगे हैं। कहने को बाबूजी नवनीत के पिता थे, पर मुझे हमेशा अपनी बेटी ही माना। माँ जी से हमेशा कहते, बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। बेटी पहले आती है और फिर जल्दी ही विदा हो जाती है, जबकि बहू देर से आती है, फिर सारी उम्र साथ रहती है। माँ जी भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। माँ जी भी वंदना को बेटी ही मानती थी। नवनीत इकलौते थे तो बेटी और बहू दोनों का प्यार वंदना को ही मिला। वंदना को अपनी सास की याद आने लगी। माँ जी थी तो उसे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रखती, हमेशा प्रोत्साहित करती, कहती मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ, इसलिए मन लगाकर दफ्तर में काम किया करो। घर संभालने के लिए मैं हूँ ही, वैसे भी
तुमने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुम अपने कार्यस्थल पर औरों से पीछे रहो क्योंकि तुम एक औरत हो, यह मैं सहन नहीं कर सकती। अगर तुम में काबिलियत है तो आगे बढ़ो। जब माँ बाप बेटे बेटियों को एक समान पढ़ाते लिखाते हैं तो फिर औरत समाज में पीछे क्यों रहे। तुम्हारे माँ बाप ने कितने अरमानों से तुम्हें पढ़ाया होगा, इसलिए उनकी उम्मीदों को पूरा करो। मां जी के इन शब्दों ने उसे काफ़ी हौसला दिया और वह आगे बढ़ती चली गई। दोनों बच्चों के होने पर भी उसने सिर्फ मैटरनिटी लीव ही लिया था। सब कुछ मां जी ही संभालती रही। घर और जिंदगी दोनों ही व्यवस्थित चल रही थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था, पर अचानक माँ जी के जाने से सब बिखरने लगा। सब कुछ अव्यवस्थित हो गया। घर ऑफिस दोनों संभालने में वंदना परेशान हो रही थी। वह जब घर पहुंची तो देखा बाबूजी कंबल ओढ़कर लेटे थे। बच्चे पास ही बैठकर होमवर्क कर रहे थे और मेड खाना बना रही थी। उसे देखते ही बाबूजी बोल पड़े, अरे बेटा, आज तो फिर जल्दी आ गई। तो और क्या करती, आपकी तबीयत सुधर ही नहीं रही। चलिए जल्दी से, मैं आपको डॉक्टर को दिखा दूं। अरे बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मामूली सा बुखार ही तो है। नहीं, चलिए जल्दी से। बुखार हुए काफ़ी दिन हो गया, मैं कोई लापरवाही नहीं करना चाहती। वंदना बाबूजी को डॉक्टर के पास ले गई और बाबूजी को दिखाकर घर ले आई। ज़्यादा कुछ तो डॉक्टर ने बताया नहीं, बस कुछ दवा बदल दी और कुछ टेस्ट लिख दिया। एक इंजेक्शन तुरंत लगा, जिससे बाबूजी को थोड़ा आराम हो गया। सारा काम निपटाकर वह बेड पर लेट गई। फिर थकान के कारण उसकी आंख लग गई। उसके बाद फ़ोन की आवाज़ से ही उसकी आंख खुली। मम्मी का फ़ोन था। औपचारिक बातचीत के बाद मम्मी ने कहा, बेटा, एक बात कहने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हारी रीता मौसी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। डॉक्टर ने उसे किसी बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा है। मैं तो वहाँ हूँ नहीं, इतनी दूर आ गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वैसे हमारे अलावा उसका और तो कोई है नहीं, तो मैं क्या करूँ। चीख पड़ी वंदना। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो। तू तो उसकी लाडली रही है। उसने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। तुझे गोद में लेकर वह अपनी गोद का सूनापन भूल गई। तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती रही और तू इस तरह बोल रही है। हाँ माँ, पर मैं किस किस को संभालूं। घर दफ्तर बाबूजी कम थे, जो अब ये रीता मौसी। वंदना, पहले मन को शांत कर बेटा। समस्या इतनी भी नहीं जितनी तुम्हें लग रही है। जब मन विचलित हो तो सारी समस्याएं पहाड़ जैसी लगती है। जब शांत मन से उनका निवारण करो तो एक एक कर सब हल हो जाती है। काश मैं इस समय तुम्हारे पास आ सकती, पर घुटनों के दर्द ने ज़्यादा चलना फिरना मुश्किल कर रखा है। तुम पहले अपना मन शांत रखो, फिर सोचना कैसे क्या करना है। वंदना को लगा माँ सही कह रही है। फ़ोन रखकर वंदना आंखें बंद कर लेट गई। नवनीत भी ऑफिस से आ गए, पर वंदना का नाराज चेहरा देखकर कुछ कहा नहीं। रात में बिस्तर पर नवनीत ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वंदना, बहुत परेशान हो। क्या करूं, चारों ओर परेशानी ही दिख रही है, कोई हल दिख ही नहीं रहा। अगले महीने से बच्चों के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे समय में बाबूजी, रीता मौसी, बच्चे, दफ्तर, क्या क्या संभालूं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, नवनीत ने प्यार से कहा। फिलहाल तुम ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले लो। वैसे भी तुम्हारी छुट्टियां बची हुई है। एक बार सब मैनेज हो जाए फिर रेगुलर हो जाना। बात छुट्टियों की नहीं है नवनीत, बात जिम्मेदारी की है। ऑफिस की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, ठीक है, पर हालात को देखते हुए 2-3 दिन की ही ले लो। मैं ले सकता तो मैं ही ले लेता, पर तुम जानती हो ना, मेरे लिए अभी संभव नहीं है। बच्चों के एग्जाम के समय मैं ले लूँगा, नवनीत ने समझाते हुए कहा। अगले दिनों सुबह वंदना ने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली
और नवनीत ने गाड़ी भेजकर मौसी को गांव से बुला लिया। गेस्ट रूम में मौसी के रहने की तैयारी कर रही थी। तभी मौसी ने घर में प्रवेश किया। मौसी के गले लगते ही एक सुखद अनुभव हुआ। ध्यान से देखा वंदना ने मौसी को। काफी कमजोर हो गई थी मौसी। बाबूजी और मौसी दोनों को एक ही अस्पताल में दिखाया गया। सारे टेस्ट करवाए गए पर दोनों की ही रिपोर्ट नॉर्मल आई। कुछ विटामिन्स की दवा और वायरल की दवाइयाँ बाबूजी को दी गई, जिससे वे ठीक होने लगे। रीता मौसी को भी कुछ दर्द निवारक और ताकत की दवाइयाँ दी गई और वे भी बेहतर होने लगी। तो वंदना ने राहत की सांस ली। ऑफिस की छुट्टी 2 दिनों की और बढ़ा ली थी। 5 दिनों में जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी। अगले दिन वंदना काम वाली को सारा काम समझाकर तथा मौसी को भी सारी चीजें समझाकर ऑफिस गई। सारा दिन निकल गया लगता है, घर पर सब ठीक है, सोचती हुई वंदना ने एक ठंडी सांस ली। घर पहुंची तो देखा बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। बाबूजी के कमरे में टीवी चल रहा था। मौसी मेड के साथ खाने की तैयारी कर रही थी। वंदना के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। एक हफ्ते में ही घर का माहौल बदल गया। बच्चे कभी मौसी से कहानी सुनते तो कभी बाबूजी के साथ खेलते। बाबूजी का स्वास्थ्य भी अब काफ़ी सुधर गया था। कभी कभी रीता मौसी से बात करते और मुस्कुराते दिखते। रविवार के दिन वंदना थोड़ा देर तक सोई। जब जागी तब देखा बाबूजी और मौसी बालकनी में एक साथ चाय पी रहे थे और धीरे धीरे कुछ बातें भी कर रहे थे। माँ जी के जाने के बाद जो बाबूजी चुप हो गए थे, वे अब बातें करने और मुस्कुराने लगे थे। कभी बच्चों के साथ खेलते तो कभी नवनीत के साथ राजनीति पर चर्चा करते। बाबूजी में इतना परिवर्तन वंदना को कुछ अजीब सा लगा। उधर रीता मौसी ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रखी थी। अरे मौसी, आप रहने दो ना, मैं कर लेती हूँ, वैसे भी आज छुट्टी है। मुस्कुराते हुए वंदना ने कहा, रहने दे बेटा, हफ्ते भर तो तू काम करती रहती है, एक दिन तो मिलता है, थोड़ा आराम कर ले। मौसी की आंखों में वात्सल्य झलक आया। वैसे भी मुझे बैठने की कहाँ आदत है, गांव में तो कितने काम होते हैं, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वैसे भी अब तेरे सिवा मेरा है ही कौन। शुरू से तुम्हें ही अपनी बेटी मानती रही। तुम्हें देखकर अपने बे औलाद होने का दुख भूल जाती हूँ। तेरे मौसा थे तो मैं तेरे पास आ नहीं पाती थी। अब तेरे साथ जीने का मौका मिला है तो मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर लेना चाहती हूँ। आज मैंने तेरी पसंद के खाने की तैयारी की है, तू आराम कर, खाना मैं बनाती हूँ। वंदना मौसी के गले लग गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह छोटी बच्ची हो और माँ की ममता से निहाल हो। काफ़ी दिनों बाद वह आज बहुत खुश थी। शाम को जब बाबूजी टहलने जाने लगे तो मौसी भी तैयार होकर साथ निकल पड़ी। अरे मौसी, आप कहाँ जा रही है? वंदना ने पूछा। कहीं नहीं बेटा, मैं भी थोड़ी देर पार्क में टहल लेती हूँ तो मन बहल जाता है, इसलिए तेरे बाबूजी के साथ चली जाती हूँ। अच्छा। वंदना अजीब नज़रों से दोनों को जाते हुए देख रही थी। वंदना ने महसूस किया कि मौसी और बाबूजी का ज़्यादा समय साथ बीतने लगा। दोनों सुबह शाम की चाय साथ पीते, सैर करने भी साथ जाते, कभी पुरानी फिल्मों पर तो कभी किसी उपन्यास पर, साहित्य पर बहस करते। धीरे धीरे उनकी चुप्पियाँ टूटने लगी और वे मुखर होने लगे। बाबूजी की हंसी फिर सुनाई पड़ने लगी। उन दोनों में आए इस परिवर्तन को वंदना और नवनीत दोनों ने महसूस किया। धीरे धीरे मौसी बाबूजी की पसंद नापसंद सब जान गई और मौसी किस बात पर खुश होती है यह बाबूजी को पता था। संदेह के बीज बहुत जल्द अंकुरित होते हैं। वंदना के मन को भी तरह तरह की शंकाओं ने घेर लिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं दोनों इस उम्र में प्यार? नहीं, यह प्यार की उम्र थोड़े ही है। अपने विचारों को वंदना झटक देती। फिर दोनों को साथ देखकर तरह तरह के ख्याल मन में आने लगे। अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो समाज में क्या मुंह दिखाएगी? नहीं, मैं मौसी को गांव वापस भेज देती हूँ, यही ठीक रहेगा। आज ही नवनीत से बात करती हूँ। रात में वंदना ने नवनीत से कहा,
मैं सोच रही हूँ मौसी को गांव भेज दूँ। क्यों? नवनीत ने आश्चर्य से पूछा। अब मौसी ठीक हो गई है ना, तो कब तक हमारे यहाँ रहेगी? कैसी बात कर रही हो वंदना? तुम्हारे सिवा उनका है ही कौन? मौसा जी अब है नहीं, और अपने बच्चों की जगह वे तुम्हें ही देखती आई है। तुम्हें उन्होंने ही पाला है ना। शादी के वक्त तुम अपनी माँ से ज़्यादा मौसी से ही लिपट कर रो रही थी ना। आज जब वे अकेली है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखना। वैसे भी इस घर में रहकर उन्होंने तुम्हें घर की जिम्मेदारियों से आज़ाद रखा है। कितने अच्छे से घर और बच्चों को संभालती है। तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जा रही हो, वे घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है। मैं तो चाहूँगा मौसी हमेशा यहीं रहे हमारे साथ। अरे तुमने देखा नहीं वो किस तरह बाबूजी के साथ घुली मिली रहती है। तो नवनीत ने घूर कर वंदना को देखा। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? वंदना ने दबी जबान से कहा। वंदना, चीख पड़ा नवनीत। कैसी घटिया और कम पढ़ी लिखी औरतों की तरह बातें कर रही हो। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मुझे। जो तुम देख रही हो वह मैं भी देख रहा हूँ, पर हम दोनों के देखने का नज़रिया अलग है। जो मैं देख पा रहा हूँ तुम वह क्यों नहीं देख पा रही हो? पापा और मौसी को एक दूसरे का साथ मिला जिससे वह खुश है। मतलब इनकी बीमारी शारीरिक ना होकर मानसिक थी। अपने जीवन साथी को खोने के बाद ये अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे। इन्हें एक साथी की जरूरत थी जिससे ये अपने मन की बात कर सके। हम अपने अपने कामों में व्यस्त रहने के बाद भी इनके शरीर का ख्याल तो रख रहे थे, पर मन का क्या? मन अकेला होते ही बीमार हो जाता है। उसकी भी अपनी खुराक होती है जो हमसे पूरा नहीं हो पा रही थी। जीवन पर्यंत इंसान को एक साथी की जरूरत होती है, फिर वह पत्नी हो या दोस्त। हम उम्र के साथ जीने की बात ही अलग होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। उन दोनों ने कितने अच्छे से घर और बच्चों को संभाला है ताकि हम और तुम निश्चिंत होकर अपना काम कर सके। कितना ख्याल रखती है मौसी तुम्हारा। इतनी सगी माँ भी नहीं करती। और उन्हें क्यों भेजना चाहती हो? क्या कसूर है उनका? यही कि वे यहाँ आकर खुश है। उनकी खुशी की वजह तुम भी तो हो सकती हो। वर्षों बे औलाद होने का दर्द सहती रही है। अब तुम्हारे पास आकर उन्हें खुशी मिली है। बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हो। तुम अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें मौसी की कितनी ज़रूरत है। अब ये सारी फालतू बातें दिमाग से निकालो और सो जाओ। वंदना के मन में लगातार उथल पुथल मची थी। कभी अपनी देखी बातें तो कभी नवनीत की कही बातें असर कर रही थी। सुबह वह जल्दी उठ गई। उसकी निगाह माँ जी की तस्वीर पर पड़ी जो मुस्कुरा रही थी। उसके अंदर से आवाज़ आई जैसे कह रही हो, बेटा हम सभी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे से जुड़े हैं। ज़रूरी नहीं कि यह ज़रूरत ऊपर की हो, आंतरिक भी हो सकती है। इसलिए उठो और नई सुबह का स्वागत करो। जीवन सफर में आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। कभी तुम किसी को तो कभी कोई तुम्हारी जरूरत बन जाता है। तभी मौसी हाथ में 2 कप चाय लेकर आई। आज मेरी बेटी सुबह जल्दी उठ गई, आज हम साथ चाय पियेंगे। मौसी का वात्सल्य प्रेम देखकर द्रवित हो उठी वंदना। बेटा तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए ना। मौसी की गोद में सिर रखकर लेट गई वंदना। मन बिल्कुल शांत था। बेटा मैं गांव जाना चाहती हूँ। पर क्यों? चौंक उठी वंदना। अरे कितने दिन तेरे घर में रहूंगी। अब मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी गांव में तेरे मौसा जी की यादें हैं, मेरी गृहस्थी है, बाकी का जीवन भी वहीं काट लूँगी। पर मौसी मुझे आपकी ज़रूरत है। बच्चों के एग्ज़ाम हैं, मैं कैसे संभालूंगी? तू सब कर लेगी जैसे आज तक करती आई है। मेरी बेटी एकदम परफेक्ट है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। कितने वक्त के बाद तो हम माँ बेटी को साथ रहने का मौका मिला है, और आप है कि जाने को कह रही हैं। आप क्यों अपनी बेटी को छोड़कर जाना चाहती है? और अपने दोस्त को? अचानक बाबूजी की आवाज़ सुनाई दी। बाबूजी मुस्कुराते हुए कमरे में आ गए। हाँ भाई, क्यों जाना चाहती है?
हम सबका साथ अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आकर मैं खुद को ही भूल गई। आप सबका साथ मेरी भी जीने की उम्मीद है। मौसी की आंखें नम हो गई। फिर हम साथ साथ हैं। तभी नवनीत की आवाज़ सुनाई दी, हम सब साथ रहेंगे। बच्चे भी चिल्लाए। सबकी हंसी ठहाकों में बदल गई। आज की सुबह बहुत निश्चिंतता वाली थी वंदना के लिए। मुस्कुराती हुई वंदना ऑफिस के लिए निकल गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।